ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन में अपन नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण जो भी बीएसटीसी प्री या पीटेट या फिर सीईटी या रीट की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी पूरी डिटेल से अपनी क्लास लगाते रहना। ये हस्तलिखित मेरे जो द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, वो हर चीज़ मैंने मेंशन की हैं। और जहाँ से ऑथेंटिक्स बुक्स या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा जो बनाई हुई जो गाइड हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन करके ये नोट्स बनाए हुए हैं। और कई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की जो स्पेशलिस्ट है उनकी मैंने क्लास भी लगाई है, और क्लास लगाकर फिर ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं। और आप इस सेशन को देखता ज़रूर रहना है, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट है जो हर चीज़ मैंने मेंशन किया है, आपको अदरवाइज यानी और कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भी मैंने जो ज्योग्राफी कक्षाएं हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी। और ज्योग्राफी क्लास आप ज़रूर देखना, क्योंकि हर चीज़ मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में करंट अफेयर के भी मैंने ऐड किए हुए हैं, और जो न्यूनतम जो आंकड़े हैं वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं। और हर चीज़ मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की है। और रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की मैंने लगभग कंप्लीट राजवंश को छोड़ के सारी टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दी, वो आप रिवाइज करते रहना। और राजवंश में यानी जिला दर्शन जो चल रहे हैं उनमें मैं करवा दूंगा। और इसके बाद में रीजनिंग और कला संस्कृति, ये हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपन क्लास शुरू कर देंगे। और आज अपन हिंदी भाषा में व्याकरण अपन पढ़ लेते हैं, यानी सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि हिंदी नाम कहाँ से आया। तो नाम ये सिंधु नदी से ये निकलता है। यानी सिंधु से क्यों निकलता है, क्योंकि ये बात ये आती है कि भाई सिंधु जो नदी है उनके पास, यानी जो पारसी और जो ईरानी भाषा का शब्द से यानी इसका अपभ्रंश हुआ है। कैसे कि भाई से को फारसी और ईरानी क्या बोलते हैं, है बोलते हैं, और ध को ये ईरानी और फारसी क्या बोलते हैं, द बोलते हैं। तो इसलिए इस भाषा का अपभ्रंश होकर यानी सिंधु का क्या हुआ, हिंदी या फिर हिंदू हो गया, ठीक है। या फिर हिंदुस्तान, यानी जहाँ पर रहते हैं तो उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। तो इसलिए ये शब्द इस तरह यानी आया, और यानी सिंधु नदी के ऊपर आया ये। अब अपन पढ़ते हैं कि विशेष बात अपन पढ़ ली कि भी ये भाषा ईरानी और फारसी या फारसी भाषा से आया हुआ है। और अब इनकी उत्पत्ति मानते हैं कहाँ से होती है। तो दुनिया की सबसे जो पुरानी जो भाषा है और सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा से किस तरह यानी अपभ्रंश होकर आती हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत भाषा को अपन दो बांट सकते हैं, यानी दो भाग में। कैसे, एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति जो 1500 से लेकर 1000 यानी जो ईसा पूर्व तक, यानी जिस इसका टाइम माना जाता है जिसमें वेद और उपनिषद आदि की क्या हुई, रचना हुई। और इसके बाद में अगली संस्कृति की दूसरी जो अपन बात मानते हैं कि भाग मानते हैं, वो है लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति जो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक यानी अपन मानते हैं, इनका जो काल मानते हैं, और जिसमें महाभारत और रामायण की क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसके बाद में पाली निकलती है, और पाली और 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व के बीच में जहाँ पे बौद्ध ग्रंथों की रचना होती है। प्राकृत जो भाषा है वो एक जो ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी के बीच में जहाँ जैन ग्रंथों की रचना होती हैं। और इससे भी प्राकृत भाषा से एक अपभ्रंश होती है जिसे सौरसनी भाषा कहा जाती है। और 500 से 1000 जो ईस्वी सन तक यानी ये इनका समय होता है। अब बात करें हिंदी, तो हिंदी भाषा की 1000 जो सन 1000 जो ईस्वी को माना जाता है, इनका शुरुआत मानी जाती है। लेकिन मानक जो समय माना जाता है वो 1100 ईस्वी मानी जाती है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाषा क्या होता है। तो भाष का मतलब होता है कि प्रकट करना, यानी भाषा की उत्पत्ति संस्कृति की भाष धातु से हुई, और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे कहते हैं। और भाषा के रूप दो, एक तो बोलना होता है, एक होता है लिखना। तो ये भाषा के दो रूप होते हैं, एक बोलकर अपन प्रकट कर सकते हैं, एक लिख कर अपन जो अपने विचार होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं।
अब भाषा के माध्यम कितने होते हैं, यानी हर कितने माध्यम है, हम अपन क्या कर सकते हैं, उस माध्यम के सहारे या उस माध्यम के द्वारा अपन भाषा को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसके माध्यम होते हैं तीन। पहला बोलना, बोलकर अपन भाषा के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा संकेत, जिस तरह आपने देखे होंगे एम्पायर जो मैच खिलाया जाता है तो उस टाइम वो अपने इशारे करते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि भाई ये आउट हो गया या वाइड है या फिर सिक्स हैं। तो ये सारे सारे संकेत हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद भाषा के कौशल कितने हैं, तो भाषा के कौशल होते हैं भाई 4, और वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शुभोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो शुभोपली ये याद कर लेना, इसने सुनना का लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी श्रवण, वादक और पठन और लेखन, ये इसके जो भाषा के सीक्वेंस है। लेकिन एक मनोविज्ञान है जिसका नाम है डॉक्टर मारिया मांटेसरी, और मारियन मांटेसरी क्या करती हैं, इसके सीक्वेंस को चेंज कर देती हैं। चेंज का मतलब कि ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसकी जगह उन्होंने क्या किया, सुनना, बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना करती हैं। तो ये भी आप याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पार्लियामेंट के अंदर ये भाषा को दर्जा मिला था, राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए विशेष कि संविधान के भाग 17 के अनुसार 343 से 351 में हिंदी किस भाषा का दर्जा है, तो राजभाषा का दर्जा है। तो ये भी याद कर लेना, इसी दिन उसको राजभाषा का दर्जा मिला था, तो इसलिए इसे घोषित कर दिया गया 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस। और राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी इंडिया की। और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार ये कहा जाता है कि भी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप भी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधन 67 और 25 जून 1975 राजभाषा जो विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद कर लेना। अब भाषा के मुख्य 2 स्वरूप होते हैं, एक मौखिक, एक होता है लिखित। और इसके बाद में 8वीं अनुसूची के अंदर जो 14 भाषाओं को स्टार्ट में क्या किया गया था, जो अनुसूची में ऐड किया गया था, उसमें भी हिंदी का भी स्थान दिया गया था। वो कौन कौन सी थी 8वीं अनुसूची के अंदर, अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, 12 होती हैं, वर्तमान में 12 है, और उस टाइम मूल संविधान के अंदर भी 8 थी। और असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिली या फिर तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी और मलयालम, संस्कृत और हिंदी, ये हिंदी भाषा भी 8वीं अनुसूची के अंदर ऐड थी। अब इसके बाद में 14 के बाद में ये टोटल 22 भाषाएं हैं हमारी अनुसूची के अंदर। तो वो कौन कौन सी कब आई, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंदर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी 15वीं भाषा थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, याद कर लेना, नमक और नैक के से मतलब नेपाली, और कै से बनता है कोंकणी, और मै से बनता है मणिपुरी। तो ये याद कर लेना, नमक कब है, 1992 के अंदर। और अंतिमी जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी, और वे 4 भाषाएं थी, एक तो डोगरी, एक मैथिली, एक संताली, एक बोडो। तो ये 4 भाषाएं, डोगरी जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, संताली जो झारखंड में बोली जाती है, बोडो जो असम में बोली जाती है। तो ये 4 भाषाओं को जोड़ी गई। और अब तक यानी वर्तमान में कहूँ कि हमारे 12 अनुसूची भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूची में के साथ साथ 22 भाषाओं का भी स्थान प्राप्त है, यानी 8वीं अनुसूची के अंदर। इसके बाद डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के ने अपभ्रंश में 7 वेद बताए, यानी अपभ्रंश के 7 वेद बताए कि कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो पहली बात कर लेते हैं शौरसेनी। शौरसेनी में 3 भाषाओं मानी जाती हैं, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी, एक गुजराती। और 85 से 2 भाषाएं, एक लहदा, दूसरी होती है पंजाबी। और ब्राह्मण से सिंधी, और खस से पहाड़ी हिंदी, और महाराष्ट्र से मराठी, और अर्ध मागवी से पूरी हिंदी, और मागधी से बिहारी, और बंगाली, उड़िया और असमिया, ये 4 भाषाएं मागधी से उत्पत्ति होती हैं। तो ये भी आप याद कर लेना। अब
कुछ लिपियाँ, कौन कौन सी लिपियाँ कौन कौन सी भाषा की है, तो ये याद कर लेना। लिपियाँ होती है जो हम लिख कर प्रदर्शित करते हैं, यानी अपन अब जैसे मान लो कि भी गाय को अपन कोई क्षेत्र में गाय को कुछ अलग बोलते हैं, नाम बोलते हैं, कोई कहीं पर अलग बोलते हैं नाम, कहीं को काऊ बोलते हैं, लेकिन काऊ अपन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में अपन गाय बोलते हैं। तो उसका जो लिखने को जो अक्षर लेंगे, ठीक है ना, तो हिंदी वाले अगर लेंगे तो जैसे कै कबूतर से, जैसे मराठी एक बार देखना, तो देवनागरी लिपि देखिए, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है। आप चाहे गाय को कुछ भी कहें, लेकिन अपन जो भाषा लिपि लिखेंगे वो देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे। रोमन लिपि इंग्लिश, जो फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनियन और पोलिश, ये रोमन लिपि हैं। और गुरुमुखी ये पंजाबी हैं, फारसी, उर्दू और पारसी हैं, रूसी, बल्गेरियन और रूसी, ये लिपियाँ हैं। अब बोली में क्या फ़र्क होता है, यानी अपन देखेंगे कि भी बोली, भाषा, उपबोली, ये इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें बोली, तो बोली होती है एक क्षेत्र की विशेष तो विचार अभिव्यक्त का जो भी माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। जैसे बघेली है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी, ये क्या है, बोली है। उपबोली का मतलब होता है एकाधिक स्थानीय जो बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती हैं। और जिस तरह अपन अवधी में पश्चिमी जौनपुरी की बंदौली उपबोली, ठीक है ना, तो इस प्रकार अपन उपबोली भी अपन मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद उपभाषा, तो एकाधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं, अर्थात जब किसी भी बोली में साहित्य की रचना होती है तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। और इसके बाद भाषा की बात करें तो एकाधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक भाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं उसे भाषा कहते हैं। हिंदी जो भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी आदि, ठीक है, तो ये भाषा होगी। अब राजभाषा क्या होती है, तो किसी भी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज हेतु किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बिहार में बिहारी और बंगाल में बांग्ला इत्यादि भाषाओं का क्या है, वहाँ पे राजकीय सरकारी कामकाज होता है। इसके बाद राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो किसी राष्ट्र के सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के अधिकांश भाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा सर्वाधिक राष्ट्रभाषा कहलाती हैं। और राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान के अंदर एक विशेष जो शर्त है, वो शर्त क्या होनी चाहिए कि बोलने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या वहाँ पे 2/3 होनी चाहिए लगभग, यानी 66.66% होनी चाहिए, और 75% समझने वाले वहाँ होने चाहिए, तब यानी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार की इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है तो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग। और मातृभाषा क्या होते हैं, माता के मुख से बोली जाने वाले भाषा या मातृभाषा कहलाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग घर परिवार या समाज में किया जाता है उसे मातृभाषा कहलाती है। और राजनयिक भाषा क्या होती है, जो भाषा एक देश दूसरे देश के मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त की जाने वाली राजनयिक भाषा कहलाती है। अब व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, वी आ प्लस करण, यानी इसका विच्छेदन 3 शब्दों से होता है। इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ जो कि भाषा को भली भांति समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ जो हमें शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब ये तीनों चीज़ें अपन एक एक खोलकर पढ़ेंगे और ये पूरी अपन क्लासें हैं वो निरंतर चलती रहेगी। तो आज के सेशन के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।